जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम क्लास 12th हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो है उसके प्रैक्टिस सेट को हम कंप्लीट कर लेंगे। आज या फिर कल ये दो क्लासेस में आपका हिस्ट्री पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वह है, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस वर्ष दी थी? तो ब्रिटेन ने यूएसए को किस वर्ष में एक स्वतंत्र देश की मान्यता प्रदान की थी? तो बात करें अगर हम ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन ने सन 1781 में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान की थी। अपने मुक्ति के लिए अमेरिका ने 13 बस्तियों ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध लड़ा था। कितना? 13 बस्तियों ने ब्रिटेन के खिलाफ क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दास प्रथा और सत्य कथन बताइए क्या होगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों में जहां अथंत बगानों पर टिका हुआ नहीं था, दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें दी और उसे एक अमान्य प्रथा बताया था। किसने? संयुक्त राज्य के उत्तरी राज्यों ने। तो यहाँ पे दिया हुआ है, दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिण राज्यों में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो ये तो आपका कथन सही हो जाएगा। दक्षिण राज्य में दास प्रथा का विरोध किया गया क्योंकि उनका अथंत दासों पर नहीं टिका हुआ था। ठीक। तो यहाँ पे ये कथन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि 1861 और 65 में दास प्रथा को जारी रखने वाले और उसे खात्मे की वकालत करने वाले राज्यों के बीच युद्ध हुआ। दासता विरोधियों की जीत हुई, दास प्रथा खत्म कर दी गई। हाँ कि अफ्रीकी मुल्क के अमेरिकियों ने नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में विजय 20वीं सदी में आकर ही मिल पाया। तभी स्कूलों तथा ट्रेन बसों और अलग जगह भी इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि दास प्रथा के सत्य कथन बताइए, तो सत्य कथन बी होगा। पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दक्षिण राज्य दिए हैं और यहाँ पे उत्तरी और दक्षिण दोनों है। मेटिसो का विद्रोह किस देश में हुआ था? मेटिसो का विद्रोह किस देश में हुआ था? बात करते हैं सन 1869 से लेकर 1885 तक। इस समय के बीच में यूरोप मूल निवासियों के वंशज, मेटिसो का मतलब होता है यूरोपीय मूल निवासी के वंशज, के सशस्त्र विद्रोह हुए थे और इन लड़ाइयों के बाद उन्होंने हार मान ली और ये हुआ था कहाँ पे? कनाडा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं सत्य कथन कौन सा है। पहला है 1934 का इंडियन रिऑर्गनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और लेने का अधिकार हासिल हुआ। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राष्ट्र अरब की नागरिकता स्वीकार कर ली क्योंकि उन्हें रिजर्वेशन वापस नहीं लिया जाएगा और उनकी परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जाएगी। तो अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए जो संवैधानिक प्रावधान थे उसमें आपके ये दोनों के दोनों कथन सही है। गोरे अमेरिकियों ने मन में
उन मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति जागी जिन्हें अपनी संस्कृति को पूरा निभाने से रोका जाता था। साथ ही नागरिकता के लाभों से भी वो वंचित रखा जाता था। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने युंगतकारी कानून को जन्म दिया और 1934 में इंडिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और शरण लेने का अधिकार हासिल हुआ। तो आपके दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने संयुक्त राज्य अरब बोल दिया था, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को शासन का अधिकार किस वर्ष मिला? जो ऑस्ट्रेलियाई बस्ती हैं इनको शासन का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इनको 1850 ईस्वी में ये प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूलिस कहती आई थी। टेरा न्यूलिस का अर्थ क्या होता है? तो सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूलिस कहते आई थी। इसका मतलब होता है जो किसी के नहीं है, जो किसी के नहीं है। इसके अलावा यहाँ अपने आदिवासी रिश्तेदारों से छीन लिए गए मिश्रित रक्त वाले, मतलब जो मूल निवासी यूरोपीय थे, बच्चों का एक लंबा और यंत्रपूर्ण इतिहास रहा है जो किसी के नहीं थे। पहला अफीम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? पहला अफीम युद्ध आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं एवं 17वीं शताब्दी के पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के समय से मानी जा सकती है, जबकि जेसुइट मिशनकारियों ने खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिम विज्ञानों को वहां पहुंचाया। इसका तत्कालीन असर तो सीमित था, पर इसने उन चीज़ों की शुरुआत कर दी जिन्होंने 19वीं सदी में जाकर तेज गति पकड़ी, जब ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल किया। इसी के चलते पहला अफीम युद्ध सन 1839 से लेकर 1942 तक हुआ था। इससे सत्ताधारी क्लिंगिंग राजवंश को कमजोर किया और सुधार तथा बदलाव की मांगों को मजबूत किया। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साम्यवादी की स्थापना के संदर्भ में विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। चीन की जो साम्यवादी पार्टी है, इसकी स्थापना सन 1921 में हुई थी, 20 में नहीं हुई थी, सन 1921 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद ही हुई थी। तो पहला कथन तो गलत है आपका। माओ तेन-सुंग ने क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए रूस से एक अलग रास्ता चुना। ये आपका सही कथन है कि रूसी सफलता ने पूरी दुनिया पर जबरदस्त प्रभाव डाला, लेकिन लेनिन और टास्को जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में इन्होंने थर्ड इंटरनेशनल का गठन किया, जिससे विश्व स्तरीय सरकार बनाई जाए जो शोषण को खत्म कर सके। केमिंटन और सोवियत संघ ने दुनिया भर में साम्यवादी पार्टियों का समर्थन किया। उनकी परंपरागत मार्क्सवादी समझ थी कि क्रांतिकारी शहर इलाकों में मजदूर वर्गों के जरिए आएंगे। शुरू में विभिन्न देशों के लोग इससे बहुत आकर्षित हुए, लेकिन जल्द ही सोवियत यूनियन के स्वार्थों का हथियार बन गया। 1943 में इसे खत्म कर दिया गया था। क्लियर? और माओ तेसुंग ने, ये जो माओ तेसुंग है, इसने 1903 से लेकर 1976 ने जो सीपी के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। माओ तेसुंग ने जो सीसीपी के प्रमुख नेता के रूप में उभरे, क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए एक अलग रास्ता चुना। उनकी सफलता से चीनी साम्यवादी पार्टी की एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बन सकी, जिसने
कुमांगतिंग पर जीत हासिल किया। तो ये चीन की पूरी साम्यवादी पार्टी की स्थापना के बारे में पूरे तथ्य और कथन थे, जो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में हर चीज बता दी कि आपको सारी चीजें क्लियर रहे। पीपुल्स कम्युनिस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पीपुल्स कम्युनिस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन बताएं। यह चीन में औद्योगिकरण की गति तेज करने के लिए उत्पादन में लोगों का सामूहिक प्रयास था। यह प्रयास कृषि क्षेत्र में भी किया गया। चीन ने 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश में तेजी से औद्योगिकरण की गति को तेज किया। लोगों ने अपने घर के जो पीछे जो जगह होती थी उस पे इस्पात की भट्टियां लगाने का कार्य शुरू किया और ग्रामीण इलाकों में पीपुल्स कम्युनिस्ट जहां लोग इकट्ठे होते थे वहां जमीन के मालिक थे और ये मिलजुल कर फसल उगाते थे। और 1958 तक 26,000 ऐसे समुदाय थे जो कृषि आबादी का 98% था। तो आपका दोनों कथन सही है कि ये प्रयास किसी क्षेत्र में भी किया गया और औद्योगिकरण में भी किया गया। 1960 की अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित है? 1960 की जो अप्रैल क्रांति हुई थी यह किस देश से संबंधित है? तो ये देश है आपका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति सिंगमैन री ने 1948 इनका नाम है सिंगमैन। हाँ, सिंगमैन री नाम है, ठीक है। इन्होंने 1948 में युद्ध के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अवैध संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2 बार अपनी प्रशासन काल को बढ़ाया और अप्रैल 1960 में नागरिकों ने इस तरह की धांधली से होने वाले चुनाव के खिलाफ विरोध किया। री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और जिसको कोरिया में अप्रैल क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया था? हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया था? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भारतीय गणराज्य के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किया था। क्लियर? अयोध्या राम मंदिर की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? अयोध्या राम मंदिर, पहला है इसका निर्माण वास्तुकला की नगर शैली में किया गया। यह कथन आपका सही है कि यहाँ पे जो निर्माण हुआ है वह वास्तुकला की नगर शैली में हुआ है। बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग जड़ाई कार्यों के लिए किया जाता था। तो पहला कथन तो आपका सही है कि पारंपरिक नगर शैली में किया गया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण स्टील या लोहे के उपयोग से परहेज करके एक अनोखा दृष्टिकोण अपनाया गया। इस परियोजना में स्थिरता के सिद्धांत पर उचित ध्यान देकर पारंपरिक निर्माण विधियों का उपयोग किया गया। तो बंसी पहाड़पुर निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया गया, ये कथन भी सही है। ठीक, इसमें 5 मंडप हैं, ये भी आपका कथन सही है। पहला है रंग मंडप, नित्य मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। जो आपका कथन दूसरा है वह गलत है। क्यों? सफ़ेद मकराना संगमरमर और रंगीन संगमरमर का उपयोग जड़ाई कार्य के लिए किया गया था। बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग जड़ाई कार्यों के लिए नहीं किया गया था। यहाँ पर सफ़ेद
मकराना संगमरमर और दूसरा है रंगीन संगमरमर। ये दो जो है इसी का उपयोग किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, तीसरा, चौथा, क्योंकि दूसरा कथन आपका गलत है। निम्नलिखित में से किस दो महत्वपूर्ण जल निकायों पर फ्रांस की तट रेखाएं हैं? इनमें से कौन सी ऐसी दो जल निकायां हैं जिस पर फ्रांस की तट रेखा है? तो फ्रांस की तट रेखा अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के साथ है। यह दो महत्वपूर्ण जल निकाय फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों को भूगोल और जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए सत्य कथन कौन सा है। पहला कथन है हमारा, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई किसी विदेशी देश की वास्तविक संपत्तियों और व्यवसायों में निवेश है, जैसा कि कारखानों, भूमि और बुनियादी ढांचा परियोजना, जबकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई किसी विदेशी देश की वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश है। यहाँ पर यह कथन आपका गलत है। एफडीआई में किसी विदेशी देश की वास्तविक संपत्तियों और व्यवसाय जैसे कारखाना, भूमि और बुनियादी ढांचा परियोजना से निवेश करना शामिल है। तो ये जो आंसर है ये इसका हो जाएगा, और ये जो है ये आपका इसका हो जाएगा। एफडीआई का मतलब है किसी विदेशी देश की वास्तविक संपत्ति व्यवसायों में निवेश करना, जैसे कि कारखाने, भूमि और बुनियादी ढांचा। कारखाना में अगर निवेश हो रहा है, भूमि में निवेश हो रहा है, बुनियादी ढांचा में निवेश हो रहा है, तो ये आपका एफडीआई होता है। क्लियर। म्यूचुअल फंड में, स्टॉक, बॉन्ड में निवेश हो रहा है, तो ये आपका एफपीआई होता है। क्लियर। दूसरा कथन जो है हमारा, एफपीआई का निवेश एक निष्क्रिय रूप माना जाता है, जबकि एफडीआई का निवेश एक सक्रिय और दीर्घकालीन रूप माना जाता है। ये सही कथन है। जो एफपीआई का निवेश है वह एक निष्क्रिय रूप माना जाता है और एफडीआई का निवेश सक्रिय और दीर्घकालीन माना जाता है। एफपीआई में एफडीआई की तुलना में अधिक अस्थिरता और जोखिम शामिल है। एफपीआई में किसी विदेशी देश की जो वित्तीय परिसंपत्तियां हैं, जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, म्यूचुअल फंड में निवेश करना शामिल है। इसका लक्ष्य पूंजी, प्रशंसा, लाभांश और ब्याज आय के माध्यम से वित्तीय रिटर्न प्राप्त करना है। ठीक। और एफपीआई जो है वो आमतौर पर निवेश का एक निष्क्रिय रूप माना जाता है, जिसमें निवेश अंतर्निहित परिस्थितियों पर सक्रिय रूप से प्रबंधन नहीं करती है। अब जब वो सही रूप से प्रबंधन नहीं करेगी तो वो जल्दी जल्दी क्या करेगी, वापस ले लिया जाता है। तो जो देश है उसमें पूंजी की संभावित निकासी हो जाएगी, तो वह एक क्या है, मतलब एक टाइप से अस्थिरता है। तो एफपीआई जो है वो थोड़ा अधिक अस्थिरता है, एफडीआई आपका स्थिरता है। तो ये भी कथन आपका सत्य है। पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो बी आपका केवल दूसरा और तीसरा सत्य है, पहला गलत है। गलत क्यों है मैंने आपको बता दिया। तो आज की क्लास में हमने क्लास 12 पूरी तरीके से हिस्ट्री हमारा खत्म हो चुका है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, क्लास 12 हिस्ट्री खत्म हो चुका है प्रैक्टिस सेट। क्लास 6 से 12 तक हमने खत्म कर दिया। कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करके अपना जियोग्राफी पे बढ़ेंगे। ठीक है। क्लासेस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।